आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने से पता चलता है कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली थ्योरी पार्ट्स के साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप लोग की तैयारी बेहतर होगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएंगे सीटेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में आज हम क्या क्या करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में जानेंगे, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा शिक्षण के नियम के बारे में देखेंगे। देखते हैं भाषा का अर्थ क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, विकास, हमारी पहचान व सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की भी साधन है। और मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है और ज्ञान भाषा अर्जन का साधन है। तो बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक या आध्यात्मिक किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता है। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखाना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। और भाषा शिक्षण के महत्व है, बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ढालने आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बाल विकास में सहायक होती है। वह शिक्षक द्वारा बालक के इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। पहला है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता द्वारा शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक है। यानी वक्ता कौन हो गया? बोलने वाला। यानी मौखिक और गैर मौखिक। गैर मौखिक क्या हो गया? लिखित रूपों में प्रकट किए गए विचारों को समझने और अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना ही भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। वक्ता को विभिन्न व्याकरण, वाक्य संरचना व लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा अरेखित तरीकों से विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ निर्माण की योग्यता का विकास करना चाहिए। यानी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है जो पाठ्य सामग्री को प्रभावी ढंग से समझने और उसे सीखने में मदद करता है। तीसरा है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। वक्ता में सहज अभिव्यक्ति की भी क्षमता होनी चाहिए। वक्ता को विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए और इस योग्य भी होना चाहिए कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। यानी कोई भी परिचर्चा हो रहा है उसमें रचनात्मक तरीके से या विश्लेषणात्मक तरीके से उस परिचर्चा में उन्हें शामिल होने में भी सक्षम होना चाहिए। चौथा है विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेल कूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनके प्रयोग में भी दक्ष होना चाहिए। छठा है सृजनात्मकता का विकास। और भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मक विकास करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा का लोकाचार और शिक्षक विद्यार्थी संबंध बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करता है जिससे पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान और गतिविधियों में बना अवरोध के दोनों ही सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों का समृद्ध किया जा सकता है। पहला है अनुबंधन का सिद्धांत।
भाषा विकास में अनुबंधन या सहचार्य का बहुत योगदान है, क्योंकि शिशुअवस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो उन्हें किसी मूर्त वस्तु को जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे पेन कहने पर साथ में उन्हें पेन भी दिखाया जाता है। अगर दूध या पानी कहने पर उन्हें दूध और पानी दिखाया जाता है। अमूर्त वस्तुओं को जोड़ के नहीं सिखाया जा सकता है। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं, अर्थात जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी प्रकार की भाषा सीखते हैं। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। चौथा है पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्कैनर ने किया है और इस सिद्धांत के अनुसार जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत। थोंडाइक ने कहा है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है, और अभ्यास के द्वारा विद्यार्थी के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। छठा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा में कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, इसलिए अध्यापक को इन सबकी वैयक्तिक भिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए। सातवां है बाल केंद्रिता सिद्धांत। भाषा शिक्षण के दौरान इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाषा शिक्षण का केंद्र बालक है। वह भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। आठवां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है और उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए एक साथ कार्य करते हैं। नवा है सहचार्य का सिद्धांत। सहचार्य का सिद्धांत बच्चे दूसरों को बोलते हुए सुनकर सीखते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का सहचार्य मिलना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के नियम मूर्त से अमूर्त की ओर। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सके, अर्थात जब तक विद्यार्थियों के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप में विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनको प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाकर ही सिखाया जा सकता है शुरुआत में। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चितताएं धारणाएं निर्मित होती है। इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उनके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेती है, जिसके पश्चात उनका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित रूप धारण करता है। चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विद्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तुओं को विश्लेषण अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए तथा इसके बाद विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। आगमन से निगमन की ओर। और इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एमसीक्यू करेंगे और पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड।